रिकॉर्ड कर लूँ, वरना हर्ष बोलेंगे कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। चलिए आज आपको जो भी हम सवाल आज लेंगे लाइव शो में, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और क्या मिलेगा? अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं, तो वहाँ का आईडी जीमेल जहाँ पर अपने सवाल आप मुझे भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप हर्ष रूंगटा से कनेक्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल या इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, तो उनसे कनेक्ट होने का जो लिंक है, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? चलिए शुरू करते हैं। हर्ष को यहाँ पर ऐड करते हैं हम। ओके, हर्ष की तस्वीर दिखनी शुरू हो गई है और हर्ष की शक्ल दिख रही है, और ये बहुत ही हैरान परेशान शक्ल के साथ हर्ष हमारे साथ। कैसे हैं? बस ऑल फाइन। स्वाति, आप कैसी हैं? मैं तो एकदम बढ़िया, ठीक ठाक। आप बताएं, मुंबई के हालचाल? बारिश हो रही है? आज काफी तेज बारिश थी और अभी तो फिर भी बारिश बंद हो गई, लेकिन मौसम खराब सा ही लग रहा है। खराब मौसम। चलिए, यहाँ का मौसम अच्छा है, बैंगलोर का। पहला सवाल इसी नोट पर लेते हैं। प्रदीप साहू जी ने लिखा है, नाइस टू सी यू अगेन, नाइस टू बी विथ यू ऑल अगेन। मतलब लिटरली आई वाज मिसिंग इट सो बैड। पहला सवाल हम लेंगे एक जो पहले से सवाल आए हुए हैं उसमें से, और वो सवाल है निपुल जी का। शेयर, ये सवाल आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? हाँ, दिख रहा है आपका। ओके, तो इनको निपुल जी मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और इनको टर्म प्लान लेना था। इनकी सैलरी जो है करीब 5.5 लाख रुपए सालाना है। इन्होंने पॉलिसी बाजार पे जाके थोड़ी सी जांच पड़ताल की, उनको कॉल आई, उनको कहा गया कि आपके लिए जो बेस्ट है वो पीएनबी मेटलाइफ का टर्म प्लान होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अगर एचडीएफसी या फिर टाटा से लेना हो तो वो, लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी 3 महीने की जो सैलरी है वो 5 लाख से कम है, इसलिए आपको उनकी प्लान्स नहीं मिलेंगे। आपके लिए बेस्ट जो है ये पीएनबी मेटलाइफ का ही होगा। अब बताइए कि ऐसी क्या कोई शर्त होती है? वेल स्वाति, नहीं, एक्चुअली इनकम क्राइटेरिया जरूर होती है हर इंश्योरेंस कंपनी की। वो कहते हैं कि भाई आपकी मिनिमम इनकम इतनी हो तो आप एलिजिबल हैं। हम्म। लेकिन 3 महीने की इनकम अगर कहते हैं कि 5 लाख होनी चाहिए, विच मीन्स आप ये कह रहे हैं कि अगर सालाना आपकी अगर 20 लाख इनकम नहीं है तो हम्म। आप टर्म प्लान नहीं ले सकते, विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज एवरेज इंडियन इनकम ही 20 लाख रुपए की नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी अगर टर्म प्लान सिर्फ 20 लाख ऊपर कमाते हुए इंसान को ही देनेगी, तो हम्म। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हालांकि एचडीएफसी की जो अभी क्राइटेरिया है वो ये है, अभी इन्होंने चेंज की थी जब ये पैंडेमिक की वजह से इन्होंने अपने अंडरराइटिंग रूल्स चेंज किए हैं। उसमें से एक बदलाव जो आया है वो हम्म। ये है कि आपकी अगर सालाना इनकम 5 लाख से ऊपर है तब आप डेफिनेटली टर्म प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 5 लाख के नीचे है सालाना इनकम, नॉट क्वार्टरली, हम्म। लेकिन सालाना इनकम अगर 5 लाख से नीचे है तो मैक्सिमम सम इंश्योर जो आपको मिलेगा वो 50 लाख का मिलेगा। आप ओके। अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सम इंश्योर 50 लाख रहेगा। तो ऐसी अंडरराइटिंग रूल्स होते हैं। लेकिन ये कहना कि 3 महीने की इनकम 5 लाख नहीं है तो बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं ले सकते, वो बात गलत है। और उसपे से भी सिर्फ एक कंपनी का ही प्लान कह रहे हैं कि आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं, विच इज आई थिंक इट्स अ केस ऑफ मिस सेलिंग। ये हर जगह होता है, शायद उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर कुछ ऐसा टारगेट होगा। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ सेलिंग। तो निपुल जी, आप इसको जरा, आप खुद ही एचडीएफसी की वेबसाइट पे भी जाके ये चीज अगर देखना हो उनको टर्म प्लान, तो वहां भी ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, इन्होंने पूछा था कि राइडर्स कौन कौन से अटैच करने चाहिए। तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं राइडर्स के भी। क्रिटिकल इलनेस एक जरूरी राइडर लगता है। जी हाँ, स्वाति, इनफैक्ट आपको अपना कवरेज जो है, एक इंसान को अपना एक इंश्योरेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्रिटिकल इलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर है जो आपको ऐड करना है। एक डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई इंसान की कमाने की क्षमता जो है वो चली जाती है, तो उसका भी आपको कवर लेना है। सो ये दोनों आपको एक राइडर के रूप में टर्म प्लान के साथ जोड़ सकते हैं। हम्म। लेकिन मेरी सलाह यह है कि टर्म प्लान जब आप लें उसमें आप क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ सकते हैं। और जो डिसेबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबिलिटी पॉलिसी होती है, वो स्टैंड अलोन एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से खरीदेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं, जो कवरेज है, वो ज्यादा हम्म। बेटर है वेर इन व्हेन यू कंपेयर इट विद एज अ राइडर जो आप टर्म प्लान में जोड़े। तो हम्म। डेफिनेटली आप क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट स्टैंड अलोन सेपरेट पॉलिसी लीजिएगा। और हम्म। जो इंश्योरेंस आपको खरीदना है
वो आप अपनी मन की जो भी इंश्योरेंस कंपनी, इनकी इनकम जो सालाना 5.5 लाख रुपए है, तो ये 5 लाख की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो ये डेफिनेटली जो टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें से सिलेक्ट करके, उनमें आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी, टाटा, बजाज, कोटक, ये जो नाम है इनमें जो भी ये कंफर्टेबल लगता है, जो जहाँ पे इन्हें प्रीमियम भी कंपेरेटिवली कम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सीएसआर मैं पढ़ रही थी और ये बात तो पहले से भी हम जानते हैं कि सीएसआर का जो नंबर है वो सही तरीके से सही बात रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वो आपको बताता तो जरूर है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, लेकिन उसे देखकर सिर्फ आप अब प्लान डिसाइड, पहले था कि आप सीएसआर देख लीजिए, सभी कहते थे। कई वक्त तक मुझे भी लगता था कि सीएसआर नंबर्स देखकर आप तय कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में क्लेम मिलने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जब ज्यादा पढ़ाई की तो समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है। राइट। तो अगर सीएसआर ना देखना हो तो उसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको कंसीडर करना होगा? सो वेल या सीएसआर एक पैरामीटर है, क्योंकि हम ये देखना जरूर चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने एक्सेप्ट किए, कितना पेमेंट किया और कितना रिजेक्ट किया है। तो वो एक 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 पैरामीटर जरूर है। इसके अलावा स्वाति, आपने भी एक पास्ट में एक वीडियो किया जिसमें आपने, जब अपने हस्बैंड के लिए पॉलिसी ले रहे थे, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किन किन पैरामीटर्स पे इंश्योरेंस कंपनी को आपने कंपेयर किया था। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा अगर किसी को समझना है तो उसमें क्या क्या आती है कि भाई ऑब्वियसली इंश्योरेंस एक प्रॉमिस है भाई, एक और क्या है, कागज दिया गया आपके हाथ में ये कहते हुए कि भाई अगर आप नहीं रहे तो हम आपके परिवार को जो सम इंश्योर्ड है वो देंगे। तो ये प्रॉमिस किसने कितनी अच्छी तरह फुलफिल की है वो सीएसआर से आपको एक डेटा पॉइंट से मिलता है। दूसरा आपको देखना है कि आप एक इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी कितनी अच्छी है, कि एक आर्थिक रूप में क्या वो कंपनी एक मार्केट लीडर है और फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो है उनकी इतनी अच्छी है कि वो लॉन्ग टर्म 20-30 ईयर्स तक आपका भरोसा बनाए रखे और आपके परिवार को आपके जाने के बाद क्लेम दे सके। तो ऐसे एक है क्वांटिटेटिव डेटा जो आपको नंबर्स और ये सब चीजें मिलेंगी, और एक है क्वालिटेटिव डेटा जो है आपको जहाँ पे संतुष्टि मिलती है, भले ही थोड़ा प्रीमियम ज्यादा भरना पड़े। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत छोटी कंपनी है या मार्केट शेयर उसका बहुत कम है और वो आपको सस्ती प्रीमियम पे पॉलिसी दे रही है, तो क्या आप और एक दूसरी कंपनी जो टॉप की कंपनी, मान लीजिए जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, इन द सेंस बैंकिंग में भी है, उनके बहुत फाइनेंशियल जो सेक्टर में उनकी प्रेजेंस बहुत डोमिनेंट है, ऐसी कंपनी है जो आपको मान लीजिए थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं भले ही थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दे दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ थोड़ा तो प्रीमियम ज्यादा दिया हुआ आई कैन बेयर। लेकिन मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली को बिना कोई परेशानी के अगर क्लेम मिलता है तो मैं थोड़ा ज्यादा कॉस्ट देने को तैयार हूँ। तो कॉस्ट पे ही कंपेयर करके स्ट्रिक्टली ऐसी कोई कंपनी ले लेना जिसमें हम खुश नहीं है या हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है, वो नहीं करना चाहिए। आशीष अग्रवाल जी का सवाल है, अगर मैं 10 साल के लिए 1 लाख रुपए किसी बैंक में जमा कर दूं और उसी दिन उसी बैंक के 1 लाख के मूल्य के शेयर ले लूं तो 10 साल के बाद मुझे कहाँ ज्यादा मुनाफा होगा? ओके, सो देखिए इसमें आप कौन सी बैंक का लेते हैं वो भी जरूरी है। आई मीन ये बहुत एक बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है, और कि आपने अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदी या मोटरसाइकिल नहीं खरीदते उसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते तो आज क्या वैल्यू होती। तो वेल, जहां जरूरतों की चीजें हैं वो आपको चीजों में ही यूज करना है, और जहां आपको कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स के रूप में करना है वो अलग है। सो अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है कि भाई मुझे सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहिए, मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो मुझे पता हो कि मुझे कितना ब्याज मिलने वाला है, रिटर्न कितना मिलने वाला है, और मुझे ये पैसे निकाल के कोई पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करना है, तब एक फिक्स डिपॉजिट है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहते हैं कि भाई रिस्क भी ले रहा हूं मैं, कि मार्केट है, बिजनेस अच्छा, बैंक अच्छा किया तो मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो मेरा शेयर में भी शेयर की वैल्यू घटेगी, तो 10 साल बाद ये बैंक का क्या सिचुएशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विद बिजनेस, तो फिर आप शेयर खरीदेंगे। लेकिन प्योरली ये देखना कि मैं फिक्स डिपॉजिट इस बैंक में कर रहा हूँ या उसी बैंक का शेयर खरीदूं, आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर कंपैरिजन। लेकिन 10 साल का अगर टाइम होराइजन है और बैंक अच्छी है, सो आई थिंक लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स इक्विटीज की बेटर रिटर्न, बट दिस इज नॉट माय आंसर। मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि वो इसे ऐसे समझ के करें कि मैं फिक्स डिपॉजिट नहीं करता हूँ, शेयर खरीदूं। आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट कंपैरिजन। मयंक मिश्रा का सवाल है कि कैन वी मेक ओनली 2 or 3 फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो, नथिंग एल्स? तो 3 फंड, तीनों फ्लेक्सी कैप। या
यस, व्हाई नॉट। फ्लेक्सी कैप का मैंडेट ही वो है कि मार्केट की कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लार्ज मिड स्मॉल जो भी सेक्टर, जैसे फंड मैनेजर को अच्छा लगता है, जहां वैल्यू दिखती है, वहां जहां ग्रोथ दिखती है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस, मोस्ट सर्टेनली आप ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक्चुअली इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सब निवेशक बड़ी अलग अलग सोच और समझ वाले हैं, तो सब अपना अपना एक कॉम्बिनेशन जिसमें वो कंफर्टेबल है क्रिएट कर सकते हैं। अपना बस रिस्क एपेटाइट अगर वो चेक कर ले कि किस तरीके का रिस्क ले, वो समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट, तो है ना हर्ष? एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट कई इन्वेस्टर्स मैं जानता हूँ सिर्फ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करके अपना पूरा पोर्टफोलियो ठीक है उनके पास। मतलब जैसे जिसकी सुविधा है, जैसे जिसकी समझ है, जैसे जिसको कंफर्ट लगता है, वैसे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। करेक्ट। चलिए अगला सवाल लेते हैं प्रवेश जी का, और प्रवेश जी का सवाल रहा ये, अगर कोई अगर रूल है बताए जो कि सालाना कमाई का कितना हिस्सा निवेश करना चाहिए, इंक्लूडिंग पीपीएफ वगैरह सब मिला मिला के। 3 सवाल है, तीनों सवाल दिख रहे हैं आपको, एक एक करके जवाब लेते हैं। तो कितना हिस्सा? सो वेल स्वाति, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हम एक मिनिमम अमाउंट जरूर कहना चाहते हैं। मतलब हम कहते हैं कि भाई आज आप जितना कमाते हैं, जो आपकी टेक होम इनकम है, सैलरी के रूप में हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल इनकम हो, जो भी हो, आप जो नेट इनकम आप हाथ में लेके जाते हैं, उसका आप 20% सेव करने की कोशिश करें। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज जब आपकी 100% इनकम आपके हाथ में आ रही है, उसका आप 20% निकालते हैं, ताकि आगे जाके जब ये इनकम आना बंद हो जाएगी, तब ये 20% आपकी मदद करेगा। अगर आप मान लीजिए कहते हैं कि आज जो मेरी इनकम है, तो उसमें से मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरे सारे खर्चे में निकल जा रहा है, वो होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन आप अगर सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो अगर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी इनकम बंद होने वाली है, आप रिटायर होते हैं या आप फिजिकली काम नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 60 की उम्र में रिटायर हो गया, मैं काम करना चाहता हूँ। आप करना जरूर चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि फिजिकली हम केपेबल नहीं हो सकता है कि जो इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वहां हम कोई वी आर नो मोर रेलिवेंट, मतलब वो जितनी चेंजेस आ चुके हैं, हम अडॉप्ट नहीं कर पाए उस चीज को। तो जब उस समय इनकम खत्म होगी, तो आप खर्चे कहाँ से निकालेंगे? अगर आज इनकम के होते हुए आप बचत नहीं कर पा रहे हो, तो बाद में इनकम खत्म हो जाएगी, तो फिर खर्चे कैसे निकालेंगे आप? तो आइडियली 20% आप टारगेट करें कि आप बचाएंगे, और उससे ज्यादा कर सके वेरी गुड, नहीं कर सके तो इवेंचुअली शुरू करिए, 5% 10% से शुरू करें, और ग्रेजुअली जाते जाते उसे आप 20% तक लाने की कोशिश करें। उससे ज्यादा होता है तो वेल एंड गुड। ओके। इनका दूसरा सवाल था बाजार के इस लेवल पर क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, उसका एक लाइन में जवाब मैं ही दे देती हूँ आपको। देखिए, बाजार के लेवल हमेशा बदलते रहते हैं, अगर आप इंतजार करेंगे सही लेवल या आपके कंफर्ट वाले लेवल के आने का, तब तो आप बस बैठे रह जाएंगे, आप निवेश ही नहीं कर सकते। अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो हर लेवल आपके लिए सही है, बाजार में उठापटक लगा रहेगा। आप 10 साल के लिए निवेश करेंगे, 15 साल के लिए करेंगे, ऐसे कई साइकिल्स आएंगे बाजार में जहां पे आपको लगेगा कि तो बहुत ही ऊपर चला गया या बहुत नीचे है। तो इतना सोचिए मत, सीधे लगाइए और शुरू कर दीजिए। और तीसरा सवाल जो इनका था हर्ष, की कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हालांकि अभी हमने कहा कि जिसको जैसा सूट करता है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो फिर वो कॉम्बो क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो में, अलग अलग तरीके के जो फंड्स हैं उनका। ये जो कॉम्बिनेशन आपने सही बताया कि जैसे इनके गोल्स होते हैं, रिस्क प्रोफाइल होती है, टाइम हाइजन होता है, तो वो पोर्टफोलियो एलोकेशन उस तरह से बनाया जाता है। लेकिन इन जनरली हम बिलीव करते हैं कि जब आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो करीबन ये एक कोर पोर्टफोलियो जो बोलते हैं, जो कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, करीबन 30 to 50% जो है, वो आप एक अच्छी इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज हैं उनमें पैसे लगाएं, ताकि इट्स एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो काइंड ऑफ थिंग। मार्केट बहुत अच्छा करेगा तो भी आपका आपका रिटर्न मिलेगा, नीचे अगर मार्केट जाता है तो जो बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं उनमें इम्पैक्ट कम आता है। तो आप 30 to 50% अपना जो पोर्टफोलियो है वो एक लार्ज कैप फंड का बनाएं, जिसमें इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनका इन्वेस्ट किया जाता है। इसके ऊपर जो है फिर आप मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी, जिस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहें, वो अपने रिस्क प्रोफाइल, गोल्स, टाइम होराइजन को देखते हुए बना सकते हैं। ओके। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हॉलिक का सवाल है, बहुत दफा आ चुका है कि टेक्नोलॉजी फंड में निवेश क्या 10 साल के लिए करना सही होगा? सो देखिए स्वाति, टेक्नोलॉजी एक अपनी लाइफ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और ये बढ़ने ही वाला है।
सो वेरी क्लियरली स्पीकिंग कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अब क्या आगे जाते हुए बढ़ने वाला है? यस, बढ़ने वाला है। अब ये सवाल उठता है कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक सेक्टर फंड है। अब जब आप कोई एक फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि उसका जो पीक पीरियड आता है, हर चीज का एक साइकिल होता है, हर एक सेक्टर का एक साइकिल होता है। तो आप अगर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फंड में ये देखते हुए कि टेक्नोलॉजी आगे जाते हुए अच्छा करने वाली, विच इज अ फैक्ट, अब ये सवाल उठता है कि क्यों ना मैं एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करूं। अगर मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड में कर रहा हूं इन्वेस्ट, वो भी टेक्नोलॉजी में तो एक्सपोजर ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी में ले नहीं रहे। तो अगर आप मैं टेक्नोलॉजी फंड में ही करना चाहता हूं तो मुझे उनके साइकिल्स को ध्यान में रखना होगा कि मान लीजिए ये डॉलर का जो डॉलर के एक्सचेंज रेट होते हैं उस पर भी बहुत असर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेक्टर, आई मीन टेक्नोलॉजी कंपनीज, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं। उनमें और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स आते हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी फंड कोई भी सेक्टर फंड में कर रहे हैं तो एंट्री आप करें तो एग्जिट भी आपको प्लान करना चाहिए कि आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि सही टाइम पे आप निकल भी सकते हैं उसमें से। अगर कर सकते हैं ग्रेट, नहीं कर सकते हैं तो एक डाइवर्सिफाइड फंड ले, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का इंक्लूडमेंट होने ही वाला है। क्विकली उमाकांत डांगारे जी का सवाल है, 5000 निफ्टी 20 ETF में और 5000 मोतीलाल नेस्डेक ETF में 20 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन लक्ष्य है, ये स्ट्रैटेजी कैसी है? यस, आपने दोनों इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, इंडियन और एज वेल एज दी इंटरनेशनल। सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्ट्रेटजी, इसमें खोने को कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर हम एलोकेशन सब की बात नहीं कर रहे हैं कि इक्वल है, ये सब नहीं जा रहे हैं हम, बट इट्स अ गुड स्ट्रेटजी और यू विल गेट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ बोथ दी कंट्रीज, तो कोई इशू नहीं। चलिए, यहाँ पर एक हमारे साथ आज सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, दर्शन वलानी जी, वो खुद अपना सवाल पूछेंगे। देखें वो कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं। उनका नाम दिख रहा है, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है अभी तक। ओके, लेट मी चेक। तब तक लेट मी सी, तब तक कुछ और सवाल देख ले क्विकली। मिस्टर रेड टू बी ने लिखा है, आपने शो शुरू करने के लिए परमिशन नहीं ली है। अरे ये क्या बात हुई भला। दर्शन वलानी जी, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है हमें, वीडियो भी ऑन कर लीजिए क्विकली। हेलो दर्शन जी, वी कैन हियर यू बट वी कांट सी यू। दर्शन वलानी जी, यस सर, अब आप हमें देख रहे हैं? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाय, नो, हाय, कैन यू हियर मी सर? सर, यहाँ से हमने आपको म्यूट नहीं किया हुआ है, तो आपके यहाँ ऑडियो में कुछ दिक्कत है शायद, क्योंकि आप बिना हेडफोन के ट्राई कर। हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? आपकी आवाज आ रही है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? बस आ रही है मैम, आ रही है। गुड। तो बताए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। माई सेल्फ दर्शन वालानी फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। और सवाल क्या जानना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आई वाज कंपेयरिंग 3 years and 5 years रिटर्न ऑफ 2 ELSS फंड्स, मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड with top rated funds in each category like large cap, flexi cap, mid cap and focused. In large cap, I took Axis Blue Chip. In flexi cap, UTI flexi cap, mid cap, DSP mid cap and SBI focused equity. So when I compared, the 3-year return of both these ELSS fund is better than all these 4 funds what I just took the name. Okay. So my सवाल ये था कि is it advisable to choose ELSS fund in portfolio for long-term, even if there is no requirement for tax-saving instrument in the portfolio? Is it clear now? यस सर, मैंने जब आपका सवाल पढ़ने के बाद डेटा चेक किया था तो 3 साल और 5 साल दोनों का मैंने देखा है। जो 3 साल का रेंज है टॉप 5 टैक्स सेवर फंड का, वो है करीब 19.49% से 22% का, और 5 साल का जो रेंज है रिटर्न का हर्ष, वो है 17.74% से 24.62% का।
ठीक है, ये टैक्स सेवर टॉप 5 परफॉर्मर जो है। फ्लेक्सी कैप में देखिएगा तो 3 साल वाल का जो दायरा है 19.18% से 24.02% और 5 इयर्स का 18.18% से 21.14%। तो अगर आप ये नंबर्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो टॉप 5 परफॉर्मर्स हैं उनमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में डिफरेंस दिख रहा है, इनको क्या करना चाहिए? क्या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में लंबे वक्त के लिए भले ही आपका टैक्स सेविंग पर्पस ना हो, निवेश करना चाहिए? तो स्वाति और दर्शन जी, आप लोग आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही बात है कि जो ईएलएसएस और जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हम दूसरी कैटेगरी से देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक मैंडेट के रूप में समझते हैं। ईएलएसएस फंड्स जो हैं वो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के आते हैं, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो फ्लेक्सी कैप। ऐसे कोई भी मैंडेट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे फंड मैनेजर को अच्छी वैल्यू और ग्रोथ दिखती है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है वो फ्लेक्सी कैप का है। अब इसमें दो पहलू हैं। पहला है कि ये जनरली बिलीव किया जाता है कि एक ईएलएसएस फंड मैनेजर को एक विजिबिलिटी होती है कि इतने पैसे जो हैं वो अगले 3 साल तक तो निकलने वाले हैं नहीं, क्योंकि लॉक इन पीरियड का जो एयूएम होता है वो उन्हें पता होता है कि इतना पैसा निकलने वाला है नहीं, बिकॉज लॉक्ड इन है। तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल थोड़ा फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू एन एब्सोल्युटली नॉन ईएलएसएस स्कीम, जिसमें कभी भी रिडेम्पशन हो सकता है, कितना भी अमाउंट का हो सकता है। तो उतना सा एक थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है एक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छा बेटर देता है? ये हमने रिटर्न के कंपैरिजन में देख लिया कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत एक एज होता है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को। अब दूसरी बात आती है कि अगर आप एक सिर्फ रिटर्न्स को देखते हुए, सिर्फ परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ईएलएसएस में करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस तो वेरी करेगा। आज मान लीजिए ईएलएसएस अच्छा दे रहा है, कल जाके हो सकता है कि ईएलएसएस का जो एवरेज रिटर्न है वो दूसरी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से कम हो। तो आप अपने पैसे लॉक इन नहीं करेंगे। लेकिन आप ईएलएसएस लेना क्यों अच्छा बनता है? ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट कि आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपको एटीसी के बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करना ही है तो देन व्हाई नॉट इन्वेस्ट इनटू ईएलएसएस फंड, जिसमें लॉक इन भले ही होगा बट यू विल गेट द इक्विटी एडवांटेज। और कई इन्वेस्टर्स मैं स्वाति ऐसे जानता हूं जो जिन्हें ईएलएसएस मतलब की जरूरत नहीं, टैक्स बेनिफिट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ईएलएसएस में करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पैसा लॉक इन हो जाए। क्योंकि फिर वो रिडेम्पशन का वो कभी मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो लोगों को ऐसे लगता है कि जाके प्रॉफिट बुक कर लो, ये सब फिर वो नहीं चाहते कि उनके साथ हो, तब वो लॉक इन प्रिफर करते हैं। तो अगर दर्शन जी आपके अगर मन में ऐसा है कि आपको मार्केट टाइमिंग की कभी ऐसे लग सकता है, कभी पैसों की जरूरत हो, तो आपको ये होगा कि मैं जाके पैसे निकाल लूं, अगर वैसी आपकी सिचुएशन है तब आप ईएलएसएस में करें। अगर सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हुए कर रहे हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लॉक इन करें, क्योंकि परफॉर्मेंस चेंज होते रहेगा, आज कुछ कम है कल कुछ ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक परफॉर्मेंस देख के पैसे लॉक इन करना इज अ गुड आइडिया। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए दर्शन जी। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर हम क्विकली एक बार प्रियंका जी का, प्रियंका चक्रवर्ती का क्विकली पोर्टफोलियो में आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी में 3,500 रुपए, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3,500 रुपए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 पर मंथ, कोटक इक्विटी कॉन्ट्रा फंड में 2,000, टाइम होराइजन 25 साल, गोल रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ का। वेल जो एलोकेशन है, जो स्कीम सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी, कॉन्ट्रा ये सारे अच्छी हैं और अपनी अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड हैं। फ्लेक्सी कैप में इन्होंने राइटली 6,000 डाला है और बाकी जगह इन्होंने 3,500। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो। कोई भी फिलहाल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सारी स्कीम्स अच्छी हैं। विथ रिगार्ड्स टू क्या टारगेट पूरा होगा, वो भी अगर हम चाहे तो कैलकुलेट कर लें। ये महीने की 15,000 कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा होगा, महीने का 15,000 से ज्यादा लग रहा है मुझे। 3.5 हाँ, नहीं 15, ठीक है, ठीक है। और अगर हम 14% अज्यूम करें रिटर्न, तो इनका करीबन 4 करोड़ आसपास पोर्टफोलियो बनता है अगर हम 14% अज्यूम करते हैं रिटर्न। 25 साल में? जी हाँ। अच्छा, ठीक है, ओके।
चलिए आप एक सवाल अब हम क्विकली लेके फिर हम एक आखिरी सवाल लेंगे। नवीन चौधरी जी का सवाल है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गोल बेसिक है, किड्स एजुकेशन, मिडिल क्लास वाले गोल्स। माय एज इज 27, टेक होम सैलरी 2 लाख पर मंथ। अच्छी खासी सैलरी हर महीने ले रहे हैं। हमने बताया कि 20% एट पूरी सैलरी का 20 जो होता है वो आप निवेश कीजिए। महीने का या सालाना? 20% आप ले लो कि आप जो आपकी इनकम आ रही है उसका 20%, तो महीने आप इन्वेस्टमेंट हर महीने का करेंगे, बट योर टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट, सपोज आप 10 लाख कमा रहे हैं तो साल का 2 लाख आप बचाने की कोशिश करेंगे। वो चीज आपका डिवाइड हो जाएगा तो करीबन 15-17 हजार रुपए महीने का हो जाएगा। उससे ज्यादा आप कर सकते हैं। 2 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है तो आराम से आदमी थोड़ा, अगर पता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं उसके हिसाब से, बट कोशिश कीजिए। और करण धिंगा जी जानना चाहते हैं कि वन शॉर्ट टर्म डेट फंड में रिकमेंडेशन चाहिए, एक बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में। सो इनफैक्ट स्वाति, एक क्योंकि एक टॉपिक ये डेट फंड पे निकला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो आउटलुक है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ऑन डेट फंड, मुझे लगता है ये अगर इंटरेस्ट रेट का जो गोइंग अप का जो हम अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, इम्पैक्ट जो रिटर्न्स पे आएगा, वो मुझे लगता है कि अगले एक साल में जो डेट पे रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 4% या 5% के आसपास ही रिटर्न मिलेगा। दिस इज इंक्लूडिंग द पोर्टफोलियो आईटीएम्स अगर हम देखें, और फिर हम सेंसिटिविटी देखें कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। तो ये सही है कि आप शॉर्टर एंड ऑफ द टेन्योर में रहें। जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म फंड्स या लो ड्यूरेशन या मनी मार्केट फंड्स में अगर रहेंगे तो आई थिंक इट्स मच बेटर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इन फंड्स पे नहीं आएगा जितना लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स में आएगा। तो अगर आप एक बैंकिंग पीएसयू फंड देख रहे हैं तो उनकी एवरेज मेच्योरिटी विल बी स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेंज में रहती है। सो आई वुड सजेस्ट कि शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ ही ध्यान दें। एट द मोस्ट आप ऐसे फंड में जाएं जो 2 साल के आसपास इन्वेस्ट करते हैं, जो एवरेज मेच्योरिटी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 2 से 2.5 साल का हो। सो उस कैटेगरी में आईडीएफसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड अच्छा है, कोटक शॉर्ट टर्म बॉन्ड अच्छा है। और अगर फिर भी ये बैंकिंग पीएसयू फंड देखना चाहते हैं, एक्सिस का बैंकिंग पीएसयू फंड अच्छा फंड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम में से कई लोग हमेशा रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं। एक हमारा लक्ष्य होता है कि रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करने, और जब रिटायरमेंट की एज आती है तो आपके पास एक कॉर्पस बना हुआ होता है। कुछ लोगों को रिटायरमेंट पे एक मुश्त रकम भी मिलती है, और उस रकम से चाहते क्या है हम कि हमारी एक रेगुलर इनकम हो, रेगुलर कमाई हो। लेकिन अटकते कहाँ पर? अटकते वहां है कि अब इसको निवेश कहाँ किया जाए। हमने एक्यूमुलेट तो कर लिया पैसा, अब इसे कहाँ डिप्लॉय किया जाए ताकि हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। इसी पे जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे पास आया है प्रदीप जी का। ये सवाल है कि इनके पिताजी हाल ही में रिटायर हुए हैं और इनको एक एन्युटी प्लान लेना चाहते हैं ताकि तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाए। कौन सा प्लान लेना चाहिए? और इन्होंने क्लियर किया है कि एन्युटी प्लान विथ रिटर्न ऑफ परचेज अमाउंट लेना है। अमाउंट जो इनको निवेश करना है वो है 15 लाख। तो स्वाति, एक जो क्योंकि इन्होंने इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एन्युटी ही लेनी है, तो विद इन दिस कैटेगरी एन्युटी के जो प्रोडक्ट है उसमें प्रधानमंत्री वया वंदना योजना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडाइज स्कीम है और ये ऑफर की जाती है एलआईसी के थ्रू। तो आपके कोई भी एलआईसी एजेंट हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या एलआईसी की ब्रांच में आप जाके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो भी है 15 लाख ही, तो इनका अमाउंट भी 15 लाख रुपए है। और इस पे जो रिटर्न आपको सालाना जो रिटर्न मिलता है वो है 7.4%। तो आपको इंटरेस्ट जो है, आप जो एन्युटी है वो आपको मंथली एन्युटी का ऑप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 9,250 रुपीज ये एन्युटी बनती है, और ये आपको हर महीने आने लगेगी अगले 10 साल तक। और 10 साल बाद जो पूरी 15 लाख की जो परचेज प्राइस है जिससे आप उन्होंने एन्युटी खरीदी थी वो वापस उन्हें मिल जाएगी। तो ये एक प्रोडक्ट है जो एग्जैक्टली इन्हीं के लिए बना गया है और इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो इसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया हर्ष, लेकिन अमूमन जो लोग रिटायर होते हैं, उस एज में पहुंचते हैं, अब उनको 2-3 तरह के होते हैं। उसमें भी कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं। तो अगर हम उनके बारे में बात करें, पहली कैटेगरी की जो अग्रेसिव है, उनके पास मान लीजिए कि एक अच्छा खासा लम सम अमाउंट है, उसे कैसे निवेश किया जाए ताकि एक तो वो इन्फ्लेशन का खतरा उनके ऊपर भी मंडराता रहता है, उससे भी वो निपट सके, साथ ही उनके पास एक रेगुलर कमाई का जरिया भी होता रहे। अग्रेसिव रिटायर्ड लोग।
या सो स्वाति, इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, इन्फ्लेशन, जो इंसान रिटायरमेंट के बाद भूल जाते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई हमने पूरे टाइम हम बात करते हैं कि अभी से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको कमाना है, ये सारी बातें करते हैं हम। और रिटायरमेंट आ गया, 60 ईयर्स की उम्र हो गई, अब पैसे जब आपके हाथ में आ गए तो आप ये देखते हैं कि मुझे सिक्योर्ड इनकम चाहिए ताकि मुझे हर महीने की मेरी खर्चे निकलते रहे। लेकिन हर महीने का खर्चा कौन सा वाला? आज की उम्र में, 60 की उम्र में, 61 की उम्र में तो मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर उतनी ही रकम बनती रही जो आपको हर महीने की आती है, जब आप 65 या 70 साल के हो जाएंगे तो खर्चा तो आपका उतना रहने वाला है नहीं। Correct. तो ये आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक उठाया है, और ये आई एम वेरी श्योर कि लोगों को समझ में भी आएगी और इस पे वो अमल करेंगे। तो अब एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट के बाद भी अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न चाहिए तो उन्हें थोड़ा इक्विटी ऐड करना होगा। तो इसमें आपने जैसे पूछा कि कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर है, कोई मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है, तो 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। तो अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो मतलब उनपे उनकी जो डिपेंडेंसी ऑन दिस मनी थोड़ी कम होगी, तो वो ज्यादा रिस्क ले पा रहे हैं। तो वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट में करें, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है जिसमें मिनिमम 65% इक्विटी में होने वाला इन्वेस्टेड। और अगर वो इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है उसमें निवेश करें। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड क्या करते हैं, उनका इक्विटी का जो एलोकेशन होता है वो मार्केट के वैल्यूएशन को बेसिस पे देखते कम ज्यादा करते रहते हैं। तो उनमें 30% से लेके 80% पे हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कहाँ पे है। और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लेते हैं तो उसमें आपको 65% मिनिमम इक्विटी में होना है। तो ये दोनों फर्क अगर समझ ले और उस बेसिस पे प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं तो ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आगे जाके मिल सकता है। अब ये दोनों कैटेगरी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इन दोनों कैटेगरी में कुछ 1-2 फंड के नाम भी बताएंगे आप? जी हाँ, मैं फंड के नाम ही बता दूंगा, लेकिन इसमें अगर रेगुलर इनकम की वो बात कंप्लीट कर लें हम कि भाई उन्हें रेगुलर इनकम कैसे आएगी, तो इसमें वो SWP एक जो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान है, जितना उन्हें महीने की इनकम खर्चा के लिए चाहिए उतना वो SWP करके पैसे निकाल लें। तो एक लमसम इन्वेस्ट किया और छोटी छोटी रकम हर महीने निकाल रहे हैं, बाकी का इन्वेस्टेड रहेगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलने की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर हम अभी फंड की बात करें तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आपके पास ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड है जो बहुत पुराना है एंड वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड। आपके पास कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड है जो आप चूज कर सकते हैं। अगर एक बैलेंस एडवांटेज में भी चाहिए तो HDFC रीडल रिस्क का बैलेंस एडवांटेज फंड है आपके पास। अग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें तो कैनरा इक्विटी हाइब्रिड फंड, मेरा इक्विटी हाइब्रिड, दीज आर वेरी गुड ऑप्शन। ओके, तो ये अग्रेसिव रिटायरी के लिए हो गया। अब जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं उनको कैसे अपना पैसा मैनेज करना चाहिए पोस्ट रिटायर में? यस, सो हमने बात की कि आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, आप इतना ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, तो आपके पास एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। अभी हमने बात की थी पहले अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अभी आपके पास एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का ऑप्शन है जिसमें इक्विटी एलोकेशन जो होता है वो मैक्सिमम 25% होता है। तो आपको पता होगा एट एवरी पॉइंट इन टाइम कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से 25% तक आपका इक्विटी में गया है। सो दैट विल पॉसिबली गिव यू अ किकर कि भाई आगे जाते आपके ओवरऑल रिटर्न थोड़ा बेटर होगा। और जो स्ट्रैटेजी ऑफ रेगुलर इनकम है वो SWP है कि आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ करते रहे। टैक्सेशन इम्पैक्ट भी बहुत कम आता है SWP पे, सो दैट्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट वे टू गेट रेगुलर इनकम। तो ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं इसमें ICICI रेगुलर सेविंग्स एक फंड हो गया। अगेन द सेम फंड हाउसेज अगर मैं बात करूं, कैनरा हैज अ वेरी गुड कंजर्वेटिव फंड। पराग पारेख ने रिसेंटली एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है, तो गुड फंड हाउस, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट। सो ये एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। और जो एकदम ही नहीं चाहते हैं इक्विटी में जाना लेकिन रेगुलर कमाई तो उनको भी चाहिए? यस, तो यस, आपके पास फिक्स डिपॉजिट टाइप की स्कीम्स हैं और उसमें आपके पास कई बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन रिटायरमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने इशू किया, लॉन्च की हैं। तो एक है ऑफ कोर्स जो हमने प्रधानमंत्री वय वंदना की बात की, इसमें 7.4% इंटरेस्ट है, रिटर्न है रादर, और वो आपको हर महीने के रूप में पेंशन के रूप में, कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं है, 10 साल की स्कीम है। दूसरी आपके पास एक ऑप्शन है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। वो 5 साल का डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस या कोई बैंक के थ्रू आप खरीद सकते हैं। 15 लाख की लिमिट है उसमें पर पर्सन, तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो 30 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें भी जो रिटर्न है वो है 7.4%। तो ये आपके पास ऑप्शन है। एक पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आप जॉइंट नाम पे 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका जो ब्याज है आज की तारीख में वो है 6.6%। तो ये भी इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके बैंक में क्रेडिट आ जाता है। और इसके अलावा आपके पास कंपनी डिपॉजिट्स के ऑप्शंस हैं, NCDs हैं,
जो अगर समझ के ध्यान से लें, कंपनी भी आप अगर कंपनी एफडी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कोई ट्रिपल ए रेटेड कोई अच्छी कंपनी उसी में करें। कोई थोड़ा सा ज्यादा ब्याज लेने के कमाने के चक्कर में कोई कोई भी ऐसी छोटी मोटी कंपनी में ना करें तो बेटर है। ओके और ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस MIS, इसमें इन प्रोडक्ट में हर क्वार्टर एक बार क्वार्टरली राइट इनका इंटरेस्ट रेट सरकार रिव्यू करती है, राइट? दैट्स राइट। लेकिन जी आपने जिस लेवल पे किया है, मान लीजिए अभी 7.4% पे, तो इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द ड्यूरेशन। करेक्ट। सो आपने एक बार डिपॉजिट ले ली तो आपका ब्याज चेंज नहीं होगा, लेकिन बाद में जब आप फिर से करने जाएंगे, मान लीजिए 5 लाख आज डाला और आज आपको 7.4% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल रहा है, आप अगले क्वार्टर में जाते हैं और इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो नई डिपॉजिट जो आप 5 लाख की करेंगे उससे आपको कम मिलेगा, लेकिन जो पुरानी पे आपको 7.4 है वो आपको पूरे 5 साल तक वही मिलते रहेगा। तो ये एक एडवांटेज है रिटायरीज के लिए कि अगर आज की तारीख में जो लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो उसमें अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपना रिटर्न, तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफर्ड या स्कीम्स है, सीनियर सिटीजन, प्रधानमंत्री या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, दोज आर मच बेटर देन द बैंक डिपॉजिट्स राइट नाउ। ओके अच्छा, अब आखिरी सवाल, शॉर्ट में जवाब लेकिन क्लियर जवाब चाहिए इसका एकदम। ये सवाल कई दफा मेरे पास आया है और लोग पूछते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं, क्या कोई पाबंदी है उनके ऊपर? नहीं, इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड आंसर देना सही नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके सर्विस रूल्स कौन से हैं, आप कौन से गवर्नमेंट की कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आप पोस्ट कौन सी होल्ड करते हैं। तो आप अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द स्टॉक मार्केट को होता है तो डेफिनेटली उसमें रिस्ट्रिक्शंस होने वाली हैं। तो आपको अपने डिपार्टमेंट से पूछना होगा कि शेयर्स में तो देखिए बहुत होता है कई बार, और म्यूचुअल फंड्स में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, क्योंकि जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कौन सी कंपनी में शेयर खरीदा जाता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड्स में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, लेकिन शेयर्स में डेफिनेटली हो सकती है, जो आपको अपने डिपार्टमेंट से पूछना होगा कि क्या आप पे वो लागू होता है कि नहीं, क्योंकि हर कोई सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। ओके ऑलराइट, चलिए यहीं पर खत्म करते हैं आज का सवाल जवाब का सिलसिला। जिन्होंने सुपर चैट में सवाल पूछा है उनके जवाब अगर मैं नहीं दे पाई हूँ तो एक काम करें, वो आप मुझे अपना सवाल ईमेल कीजिएगा और मैं आपको ईमेल पे वो जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं चेक कर लूंगी कि इसको मैच कर लूंगी कि सुपर चैट में एक्चुअली आपने सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है, तो मुझे उल्लू मत बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ये बहुत ही टीवी वाली लाइन हो गई, लेकिन थैंक यू सो मच। माय प्लेजर स्वाति, ऑलवेज। चलें, आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, मैं 2 मिनट और लूंगी, उसके बाद ये रैप करेंगे। ओके बाय। तो आज हमने करीब 10 से 11 सवालों के जवाब दिए हैं और उन सवालों की लिस्ट, मतलब जो कहते हैं टाइम स्टैम्प अपनी भाषा में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो कमेंट में ऊपर मैं पिन कर दूंगी, ताकि आपको सवालों की लिस्ट मिल जाए। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, अगर फॉलो करना चाहते हैं। हर्षवर्धन रूंगटा से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनसे कनेक्ट होने का जो लिंक है वो भी दे दिया जाएगा। जीमेल आईडी जहां पर आपको सवाल भेजना है, अगर आप भेजना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पर दिख जाएगा। और निकिता पराशर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, आपको ये शो में कुछ अच्छी जानकारियां मिली होंगी। फिलहाल ये पे खत्म करते हैं, ध्यान रखिए। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, नहीं, इसके पहले एक लाइन और, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। बाय बाय।